नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। न्यूज़ 360 डिग्री में भी आपका स्वागत है। इस खास न्यूज़ शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के हर कोने कोने से पूरी पैनी नज़र के साथ न्यूज़ इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो तमाम बड़ी खबरें जो होंगी दमदार भी और असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में दिखाते हैं आपको। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष कई अहम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से भिड़ने जा रहा है। जैसे हाल ही में नेशनल हेराल्ड केस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर को लेकर कांग्रेस नाराज है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष कई अहम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से भिड़ता नजर आया। जैसे हाल ही में नेशनल हेराल्ड केस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर को लेकर कांग्रेस नाराज है तो पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। तो वहीं देश में चल रहे वोटर लिस्ट के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी आज संसद में घमासान मचता हुआ नजर आया। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और डीएमके तक ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ अपना विरोध जताया। यूपी के मुरादाबाद में टीचर बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। 100 कमरे में फंदे से लटका मिला। 100 देखकर परिवार में कोहराम मच गया। टीचर सर्वेश सिंह ने जान देने से पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। इसमें एसआईआर से परेशान होने की बात लिखी। उन्होंने इस सुसाइड नोट में लिखा कि मैं रात दिन काम करता रहा। कानपुर देहात से सुख त्रिवेदी, न्यूज इंडिया। यूपी के मुरादाबाद में टीचर बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। शव कमरे के फंदे में लटका मिला। शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। टीचर सर्वेश सिंह ने जान देने से पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें एसआईआर से परेशान होने की बात लिखी गई। नोट में उन्होंने लिखा कि दिन रात काम करता रहा, फिर भी एसआईआर का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। रात बहुत मुश्किल और चिंता में कटती है। सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सो पा रहा हूँ। 4 बेटियां हैं, 2 की तबीयत कई दिनों से खराब है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट धमाके की जांच लगातार बढ़ती जा रही है। जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां, पुलवामा, कुलगाम समेत तकरीबन 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों की तलाश में की गई है, जिनके कनेक्शन सीधे दिल्ली ब्लास्ट धमाके से निकलकर सामने आए हैं। वहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि सुरक्षा एजेंसियों को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है। इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर के काजीगुंड समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को कश्मीर के पुलवामा, शोपियान और कुलगाम जिलों में 8 जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में की गई, जिसके तार दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोटक से जुड़े हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग बीते 8 हफ्तों से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली एनसीआर के लोग बीते 8 हफ्तों से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। फिलहाल दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जो कि 300 के पार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर लंबे समय तक खुली हवा के संपर्क में रहने से सांस संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स नवंबर में एक भी दिन 300 के नीचे नहीं रहा, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोग बीते 1 महीने से ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो कि सांस संबंधित बीमारियों का खतरा पैदा कर सकती है। श्रीलंका और इंडोनेशिया दोनों देश इस समय भीषण चक्रवात और बारिश के संकट का सामना कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर
आई भीषण बारिश और भूस्खलन के कारण बाढ़ आ गई है, जिसके कारण लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग हजारों लोग लापता हैं। इंडोनेशिया और श्रीलंका दोनों देश इस समय बाढ़ और चक्रवात के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में चक्रवाती बारिश और भूस्खलन के कारण भीषण बाढ़ आ गई, जिससे अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता हैं। लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इसी तरह श्रीलंका में चक्रवात दितवा ने व्यापक तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 200 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। महाराष्ट्र में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जामिया इस्लामिया इस्सातुल उलूम से जुड़े ठिकानों पर ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, ईडी ने महाराष्ट्र के 12 स्थानों पर छापेमारी की है। इसमें नंदुरबार जिला और मुंबई के कई लोकेशन शामिल हैं। महाराष्ट्र में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जामिया इस्लामिया इस्सातुल उलूम से जुड़े हुए ठिकानों पर ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको ये बताते चले कि ईडी ने महाराष्ट्र के 12 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें नंदुरबार जिला और मुंबई के कई लोकेशंस शामिल हैं। ये कार्रवाई दरअसल जामिया इस्लामिया इस्सातुल उलूम यमनी नागरिक अल खदामी खालिद इब्राहिम सालेह और अन्य लोगों से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में की जा रही है। हापुड़ के पिलखवा थाना क्षेत्र के NH-9 के सड़क किनारे ईख के खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें, ईख के खेत में काला सूटकेस मिला था। सूटकेस में एक अज्ञात महिला का शव था। शव की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस शव को अपने कब्जे में लिया और सूटकेस खोल के देखा तो उसमें एक महिला का शव था। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब ईख कटाई के दौरान एक काला सूटकेस दिखाई दिया। सूटकेस में बदबू आने से मजदूरों ने इसके पास जाकर देखा तो अंदर महिला की लाश थी। शव करीब 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है और हालत इतनी खराब है कि शरीर लगभग कंकाल में तब्दील हो चुका है। जानकारी मिलते ही एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह, सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। पुलिस ने बताया कि कपड़ों से अंदाजा लग रहा है कि शव महिला का है। सूटकेस को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नशीले कफ सिरप के अवैध भंडारण को लेकर के सियासत जहां एक ओर गर्म हो गई है, तो वहीं अगर बात करें वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की, तो जांच एजेंसियों की गति इस मामले में तेज हो गई है। लगातार इसको लेकर यूपी के वाराणसी में अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह मौत मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया। अवैध नशीले कफ सिरप कांड से तार जुड़ने लगे हैं। मृतक अधिवक्ता के परिजनों ने आरोप लगाया कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा ने नशीला पदार्थ देकर अधिवक्ता की हत्या की। परिजन पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिले और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी को लेकर संत कबीरनगर जिले में अधिवक्ता डीएम कार्यालय पहुंचे और आईएएस का पुतला जलाया है। डीएम को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मांग किया है कि आईएएस को बर्खास्त करने के साथ ही उनको गिरफ्तार किया जाए। यूपी के संत कबीर नगर में मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा द्वारा महिलाओं पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। सिविल बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए। सबसे पहले नारेबाजी की गई, फिर आईएएस संतोष वर्मा का पुतला दहन किया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि संतोष वर्मा का बयान समाज में वैमनस्य फैलाने वाला है और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। आक्रोशित और नाराज अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में एक बार फिर सचिव संघ ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। लगातार शासन के द्वारा विभिन्न तरीके से कार्यों के उनके ऊपर बोझ चित्र ढकेल देना एक बार फिर अधिकारियों के लिए बड़ी समस्या बन गई है, जिसके बाद आज जो है विभिन्न महाराजगंज के 12 ब्लॉकों में सचिवों ने
काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। यूपी के महाराजगंज जिले में सभी बीडीओ कार्यालयों में ग्राम विकास अधिकारियों ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली और विभागीय कार्यों के बढ़ते बोझ के खिलाफ आवाज उठाई। ब्लॉक मुख्यालयों पर ग्राम विकास अधिकारी काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करवा रही हैं। प्रदर्शन के बीच अधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। जैसलमेर जिले में दहेज लोभियों को आईना दिखाने वाला एक सराहनीय मामला सामने आया है। यहाँ एक पटवारी ने सगाई समारोह के दौरान मिली 1.5 लाख रुपए की राशि को हाथ जोड़कर वापस कर दिया। जैसलमेर में पटवारी दीपक वीरा ने अपनी सगाई के उपहार स्वरूप दिए 1,51,000 रुपए वापस लौटाकर देश और समाज को दहेज मुक्त बनाने का संदेश दिया है। नरपत सेन ने अपनी पुत्री की सगाई दीपक सेन पटवारी से तय की। जैसलमेर की सावल कॉलोनी में सगाई समारोह हुआ। दुल्हन के परिवार ने सगाई समारोह टीका में उपहार राशि 1,51,000 रुपए ये पटवारी दीपक वीरा ने पूरे पैसे वापस दे दिए। मात्र 1 रुपये और नारी लेकर सगाई की। जैसलमेर से एक प्रेरक और बेहद ही सराहनीय खबर सामने आई है। यहाँ पर एक पटवारी ने सगाई में मिले 1.5 लाख रुपए हाथ जोड़कर वापस कर समाज को दहेज मुक्त विवाह का संदेश दिया। आपको ये बता दें कि जैसलमेर के पटवारी दीपक वीरा की सगाई सावल कॉलोनी में आयोजित हुई। दुल्हन के पिता नरपत राम सैन ने सगाई में उपहार के तौर पर 1,51,000 रुपए भेंट किए थे, लेकिन सभी की मौजूदगी में पटवारी दीपक वीरा ने पूरी राशि वापस कर दी। जैसलमेर के इस अनोखे कदम ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत मिसाल पेश की है और युवा पीढ़ी को नई सोच अपनाने की प्रेरणा दी है। विश्व एड्स दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कैथल जिले में आरकेएसडी स्कूल के अंदर आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा की मंत्री आरती राव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची और उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि HIV एड्स को, इस बीमारी को रोकने के लिए जन जन तक जागरूकता फैलानी जरूरी है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज इस मौके पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। हरियाणा के कैथल में विश्व एड्स दिवस पर आज एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक संस्थाओं और स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। मंच से मंत्री आरती राव ने लोगों को एड्स के प्रति जागरूक रहने, समय पर जांच कराने और अफवाहों से दूर रहने की अमरोहा जनपद से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को झंझोर कर रख दिया। जमीन के लालच में सगे भाई ने अपनी बहन की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा जनपद में दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। जमीन के लालच में सगे भाई ने अपनी बहन की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि परिवार में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में आरोपी भाई ने मौका मिलते ही बहन पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी जान ले ली। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमों को लगा दिया गया है। नोएडा की फेज 2 पुलिस और सीआरटी टीम ने 4 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। ऐसे में मुठभेड़ के दौरान जो है 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से घायल है। ये देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं यही सुनसान जगह से जो आरोपी थे तीनों चोरी किया करते थे। साथ ही ऐसी जगह को टारगेट किया करते थे जहाँ पर CCTV फुटेज ना हो, साथ ही वहाँ पर कुछ ऐसे देखभाल करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ना हो। ऐसे लोग जो है यहाँ पर चोरी किया करते थे। ऐसे नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस और सीआरटी की संयुक्त टीम ने एनकाउंटर के बाद 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। सेक्टर 136 में चेकिंग के दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि हाल ही में चोरी हुई कारों से जुड़े बदमाश सेक्टर 92 के सर्विस रोड की तरफ आ रही हैं। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और तभी एक आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। फिलहाल पुलिस गैंग के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और चोरी की बाकी गाड़ियों की तलाश भी जारी है।
खाद्य विभाग के द्वारा रायबरेली में की गई बड़ी कार्यवाही। आपको बता दें कि मिलावटखोरों पर चला खाद्य विभाग का चाबुक। रायबरेली जनपद के सलवन कोतवाली क्षेत्र के घोसी के पुरवा में सूचना मिली थी कि मिलावटी पनीर बनाई जा रही थी, जिस पर एडीएम प्रशासन के निर्देशानुसार खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। यूपी के रायबरेली में एक पनीर फैक्ट्री में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली और मिलावटी पनीर बरामद किया। दरअसल फूड डिपार्टमेंट की टीम ने घोसी का पूर्वा में चल रही इस फैक्ट्री में अचानक से निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि यहां पर मिलावटी और घटिया सामग्री से पनीर तैयार किया जा रहा था। टीम ने मौके से मिलावटी पनीर की बड़ी खेप जब्त की है। फूड विभाग ने पनीर के नमूने लेकर लैब जांच के लिए भेजे। साथ ही मौके पर मौजूद सारा नकली पनीर नष्ट करवाया गया। एसआईआर की प्रक्रिया देश के कई राज्यों में चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत कहीं ना कहीं से कुछ दुखद खबरें भी आई है, मगर उसी क्रम में गोंडा जनपद उत्तर प्रदेश का वह स्थान है जहां के बीएलओज ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। ऐसे 150 बीएलओज हैं, उसमें से 87 बीएलओज आज पंचायत सभागार पहुंचे, जहां जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया और साथ में उपहार भेंट किया। खबर गोंडा से है, जहां पर जिले में समय से पहले एसआईआर का काम पूरा करने वाले 87 बीएलओ को आज गोंडा जिला पंचायत सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा सम्मानित किया गया। प्रथम चरण में समय से पहले मतदाता पुनरीक्षण कार्य पूरा करने वाले बीएलओ को गिफ्ट प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं दूसरे फेज में यानी दूसरे चरण में एसआईआर का काम पूरा करने वाले 70 बीएलओ को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मान दिया गया। इन लोगों द्वारा घर घर जाकर एक एक व्यक्तियों को गणना प्रपत्र वितरण कर सभी से फॉर्म भरवाया गया और उसे एकत्रित कर उसे ऑनलाइन फीड भी किया गया है। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर भ्रष्टाचार की बू कुछ ही समय पहले बने हुए भोगवा ब्रिज के स्लोप प्रोटेक्शन की बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिली। सौराष्ट्र के मध्य गुजरात से जोड़ने वाला वेस्ट अहमदाबाद राजकोट नेशनल हाईवे के बगल में बोगादरा लिमड़ी के बीच में बन रहे पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये ब्रिज के आजू बाजू बने हुए वॉल में जो दीवारें हैं वो फटती नजर आई, कितनी जगह दीवारें गिरी हुई। आगे प्रशासन इस पे जल्दी कोई कार्यवाही तपास बैठाएगा, वरना गुजरात में फिर से पुल जैसी कोई घटना बन सकती है। आने जाने वाले यात्रियों को नुकसान हो सकता है। अहमदाबाद राजकोट नेशनल हाईवे पर भ्रष्टाचार और लापरवाही की बू आ रही है। हाल ही में बने नए भोगाबो ब्रिज के स्लोप प्रोटेक्शन में बड़ी दरारें सामने आने से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। सौराष्ट्र को मध्य गुजरात से जोड़ने वाले इस व्यस्त हाईवे पर पुराने पुल के बगल में नया भोगाबो पुल भी बनाया गया था, लेकिन कुछ ही समय में इसके किनारों पर किए गए स्लोप प्रोटेक्शन वर्क में भारी टूट-फूट दिखाई देने लगी है। कई जगहों पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे को भी जन्म दे सकती हैं। इन दरारों ने काम की गुणवत्ता और निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्री पर भी गंभीर सवाल खड़ी किए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि काम में घटिया क्वालिटी का सामान लगाया गया और तभी इतनी जल्दी ढलान का हिस्सा टूटने लगा है। अहमदाबाद सैटेलाइट पुलिस ने नकली नोटों के साथ 3 लोगों को पकड़ा। ये वारदात तब हुई जब अहमदाबाद पुलिस शहर के सिटी विस्तार में पेट्रोलिंग में थी और वाहन चेकिंग के दरमियान उन्होंने एक गाड़ी को रोका, जहां पे वो गाड़ी पे नंबर प्लेट दूसरी और एनओसी सर्टिफिकेट दूसरे नंबर प्लेट का मिला। पुलिस को शंका होते पुलिस ने उनसे तपास की। तपास में उनके पास 500 रुपए की 166 नोट जो डुप्लीकेट थी वो निकली। पता चला है उनके द्वारा ये नोट डुप्लीकेट किस तरह लाई है, कलकत्ता से लाई गई थी। आगे पुलिस तपास कर रही है। अहमदाबाद में सैटेलाइट पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 युवकों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनकी गाड़ी से 500 रुपए के 166 नकली नोट बरामद हुए। सैटेलाइट पुलिस बागेश्वरी 3 सड़क के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक गाड़ी की नंबर प्लेट संदिग्ध लगी। सीएनजी सर्टिफिकेट का नंबर और इस प्लेट का नंबर भी अलग था। शक होने पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली, जहां से नकली नोटों की गड्डियां बरामद हुई। कार में सवार देवांश पटेल, वैभव पटेल और सचिन सिंह को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि ये सब नकली नोट कोलकाता के एक व्यक्ति से लाए गए।
राजस्थान के भीलवाड़ा कोर्ट 2 ने आज आरोपी को जो है दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दूं कमलेश कुमार जो आरोपी हैं उसको पॉक्सो कोर्ट ने आज नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। लगातार जो है पॉक्सो कोर्ट के मामले में ये सजा सुनाई जा रही है, आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लगातार पॉक्सो कोर्ट के जितने जो पॉक्सो के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर आज भीलवाड़ा कोर्ट 2 ने 20 साल की सजा सुनाई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी है। मामला बड़लियास थाना क्षेत्र का है, जहां पर अप्रैल 2022 में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो अपनी बड़ी बहन के साथ घर में सो रही थी और इसी दौरान सुबह सुबह आरोपी कमलेश खुले दरवाजे से घर में घुस आया और कमरे में जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर उसकी बड़ी बहन दौड़ी और आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिस को बुलाकर आरोपी को सुपुर्द किया गया। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।